हाँ भाई, अब कैसे भी आप लोग बढ़िया। ऐसे ध्यान से कल की क्लास में क्या कर रहे थे अपन? अब कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, है ना? ठीक, अरे वो अंधेरे में नहीं। हाँ भाई, तो एक काम करें, ये वाली लाइट ऑन कर दीजिए, तो पूरा अंधेरा है, कोई एक लाइट ऑन कर। हाँ भाई, सुने ध्यान से, लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे अपन? थोड़ी दूसरी वाली लाइट हाँ भाई सुने, तो लास्ट क्लास में जो है अपन कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, ठीक? तो एक चीज बिल्कुल ढंग से क्लियर हो गई थी हमारे कि जो कंडक्टर है उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं देगी। मान लीजिए अगर आप एक कंडक्टर को कहाँ रखते हैं? एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं। एक कंडक्टर को कहाँ रखते हैं? एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं। तो जो एक्सटर्नल फील्ड है वो कभी भी कंडक्टर के अंदर पाई नहीं जाएगी। अरे ये क्लियर हो गया था? ठीक है, मैंने कहा था कि भाई साहब जो कंडक्टर के ऊपर क्या स्टार्ट हो जाती है, कंडक्टर के अंदर क्या हो जाता है? चार्जेस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। एक सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, दूसरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ये सब कहानी हो चुकी है। अब अगर कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अगर कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये कि कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा? सेम है। अरे फील्ड नहीं है तो इसका मतलब पोटेंशियल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है? तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा? सेम आएगा। इसको लेके कोई डाउट किसी को? क्लियर? ये बात बिल्कुल समझ में आई? चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सुन, मान लो क्या हो, लास्ट क्लास में हमने जो भी कंडक्टर्स पढ़े थे उन सब के अंदर खास बात ये थी, वो सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। वो सब इलेक्ट्रिकली क्या थे? न्यूट्रल। ठीक, समझ में? आज की क्लास में पढ़ रहे हैं कि मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, ऐसा हो सकता है कि वो स्फेरिकल हो, है ना? ऐसा हो सकता है कि भाई साहब उसका कोई भी ऐसे रैंडम सा क्या हो, शेप हो। मैं क्या करूँ? इस कंडक्टर को चार्ज दूँ। मैं क्या करूँ? इस कंडक्टर को चार्ज दूँ। ठीक, समझ में? तो सारा चार्ज कहाँ हो? सरफेस पे। सारा चार्ज कहाँ आएगा? सरफेस पे। ठीक, समझ में? स्फेरिकल है तो सरफेस पे कैसे आएगा? यूनिफॉर्मली। सरफेस पे कैसे आएगा? यूनिफॉर्मली। ठीक, और अगर बाई चांस कोई टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर है तो चार्ज कैसे आएगा? नॉन यूनिफॉर्म। चार्ज कैसे आएगा? नॉन यूनिफॉर्म। मान लो यहाँ पे चार्ज हो तो यहाँ पे चार्ज कैसे आएगा? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, इसमें कोई समस्या है किसी को? अगर मैं आपसे पूछूं लॉजिकली कि बताओ क्या कारण है कि सारा का सारा चार्ज सरफेस पे ही आता है, तो क्या बताओ? अगर मैं आपसे पूछूं लॉजिकली कि भाई सही बात है, कंडक्टर को चार्ज देंगे, सारा चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस पे। फर्क नहीं पड़ता ये कंडक्टर सॉलिड है कि सॉलिड। ठीक, तो अगर मैं पूछूं लॉजिक क्या है इसके पीछे, तो क्या होगा? कंडक्शन होने से चार्ज सरफेस पर ही क्यों आता है? हाँ, कहाँ पे? गुड, काफी हद तक सही आंसर है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। अगर मैं क्या करूँ, बिल्कुल इसके अंदर से एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, इसके जस्ट अंदर से, भले ही थोड़ा सा गैप देके मैंने बनाया, लेकिन मान के चलें कि जस्ट अंदर से मैंने बनाया है, या फिर यही काम यहाँ करूँ, जस्ट अंदर से मैं क्या करूँ? गॉसियन सरफेस बनाऊं। ठीक, समझ में? तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर ई नेट कितना है? जीरो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड हो नहीं सकती। ठीक, समझ में? तो तुम खुद ही सोचो, अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर मैं गॉस लॉ लिखूं तो क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इज क्यू इनक्लोज्ड बाई में कितना? एप्सिलॉन नॉट क्लोज सरफेस है, तो यहाँ पूरा लगा दिया। ठीक, हम जानते हैं कि ई की वैल्यू क्या है? सेम। तो क्या क्यू इनक्लोज्ड भी जीरो हो जाएगा? अरे क्यू इनक्लोज्ड भी क्या हो जाएगा? जीरो।
अगर ये वाला पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो क्यू इनक्लोज अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ समझ में आया? ठीक, अरे आया नहीं आया? ठीक है, क्लियर है? अरे लॉजिक समझ में आ रहा है कि अगर हम कंडक्टर के अंदर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। अब अगर क्लोज सरफेस के अंदर ई नेट जीरो हो तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर क्यू इनक्लोज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में? लिख लो, जो समझ में आया अपनी लैंग्वेज में लिखो। प्रॉपर्टी तो कंडक्टर वाली है या चलो मैं लिखवा देता हूँ। ठीक, if a charge q is given to a conductor, if a charge q is given to a conductor, then all the charge comes on the कौन सा सरफेस, आउटर सरफेस, comes on the outer surface। ठीक, समझ में? अच्छा लॉजिक क्या है इसके पीछे का कि अगर हम कंडक्टर के अंदर से गॉसियन सरफेस बनाएं तो हम देखेंगे कि कंडक्टर के अंदर ई नेट क्या है, जीरो। और अगर ई नेट जीरो है तो क्यू इनक्लोज भी क्या होगा, जीरो। हिंदी में लिख लो, अगर हम कंडक्टर के अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाएं, अच्छा गॉसियन सरफेस ओपन होता है, क्लोज होता है, तो क्या क्लोज अलग से बताने की जरूरत है? जब मैं गॉसियन सरफेस बोल रहा हूँ तो मतलब वो क्या है, क्लोज। तो अगर हम कंडक्टर के अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाएं, ठीक, अगर हम कंडक्टर के अंदर क्या बनाए, गॉसियन सरफेस बनाएं, ठीक, तो हम देखेंगे कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। कि ये वाली कहानी लिखी तो इसका मतलब अगर ऐसा है तो कि इनक्लोज भी अपने आप क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर ये दो डायग्राम बना ले सुंदर, ये वाला और ये वाला, क्या होगा, सुंदर नहीं है? हाँ भाई समझ में आया ये? अरे आया नहीं आया? क्या आगे बढ़ते हैं? चलो अच्छा मान लो एक कंडक्टर, मान लो क्या है, कंडक्टर कोई भी शेप हो सकता है। मैंने कंडक्टर लिया, ठीक, कोई भी शेप, इसके अंदर मैंने कैविटी काटी। कैविटी समझते हैं ना, एक ऐसे खाली जगह, ठीक, ब्रश नहीं करते तो दांत में कैविटी हो जाती है। अरे ऐसा होता है ना कि कैविटी मतलब एक गोल, इसके अंदर मैं क्या करूँ, इसके अंदर एक ऐसी कैविटी काट किसी भी शेप, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पे दो सरफेस है, एक ये वाला और एक ये वाला, एक बाहर वाला सरफेस और एक अंदर वाला सरफेस। मैंने क्या किया, चार्ज क्यू, मैंने क्या करा है, चार्ज क्यू दिया, ठीक। ये चार्ज क्यू कहाँ है, बाहर वाले पे है, अंदर वाले पे है, या दोनों वाला? लॉजिकली बताना, कितने लोग बोल रहे हैं बाहर वाले पे है? 1 2 3 4, केवल बाहर वाले पे। कितने लोग बोल रहे हैं केवल अंदर वाले पे है? कितने लोग बोल रहे हैं दोनों पे आ सकता है? हिमांशु और उसका पड़ोसी, शक्ल देखो जरा दोनों अपनी। ये क्लास में पढ़े, क्लास में आपको बुलाया इसलिए गया पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं चार्ज दूं, ठीक, तो सारा चार्ज कहाँ है?
अच्छा कितने लोग बोले दोनों पे? अब ऐसे मर के मत बैठो, ठीक है? सब एक बात, इस रीजन में तुमने सारा चार्ज दिया, ये बताओ ये जो मैंने शेडेड रीजन बनाया है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। तो एज यूजुअल अगर मैं यहाँ से पिछली बार की तरह गॉसियन सर्फेस बनाऊं तो इस शेडेड रीजन में कितना चार्ज आएगा? 0। इस शेडेड रीजन में चार्ज कितना आएगा? 0। यानी कि जो भी चार्ज होगा सिर्फ कहाँ रहेगा? सरफेस पे। सिर्फ कहाँ रहेगा? सरफेस। यानी सोचो अगर मेरे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर कैविटी है, जिसके अंदर क्या है? कैविटी। कैविटी के अंदर पहले से कोई चार्ज मौजूद नहीं है, अगर पहले से यहाँ कोई चार्ज होगा तो हो सकता है कि ठीक, समझ में बात। लेकिन अगर एक कंडक्टर है और उसके अंदर क्या हो? कैविटी, और मैं बाहर से कोई चार्ज दूं तो सारा का सारा चार्ज हमेशा कहाँ आता है? आउटर सरफेस पे आता है। कहाँ आता है? आउटर सरफेस पे, इनर सरफेस पे नहीं। समझ में आई बात? अरे समझ में आई? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत? ठीक, समझ में। एक लॉजिक और भी है, सुन। तुमने कंडक्टर पे चार्ज कहाँ दिया था? सरफेस पे। चार्ज कहाँ दिया था? सरफेस। ठीक, समझ में। अच्छा अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। अरे अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मान लिया कंडक्टर एक सॉलिड कंडक्टर था, तो इसके अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हाँ कि ना? इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या है? चार्जेस का कोई मूवमेंट नहीं हो। ठीक, तो तुम सोचो अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे हिस्सा काट, तो भाई साहब अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो मान लो अगर आपने छोटा सा हिस्सा काट भी दिया है तो चार्जेस का किसी किस्म का कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा तो चार्जेस का कोई मूवमेंट नहीं होगा। अबे यार ऐसे मर के बैठे हुए जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कि अगर मैं यहाँ से कैविटी ऐसे निकाल दूँ तो अंदर की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो चार्जेस का कोई मूवमेंट नहीं होगा, यानी अंदर कोई चार्ज नहीं है। लिख लें इस बात को, ठीक है? तो लिखें इफ there is a cavity in a conductor, if there is cavity in a conductor and a charge q is given to it, and a charge q is given to it, then all of the charge appears on, outer surface of the, तो कौन से surface पे आता है? outer surface of the conductor। ठीक, समझ में आया? अरे समझ में आया? ठीक, कोई दिक्कत किसी तरह की कोई? ठीक, ये वाला डायग्राम बना, सारा चार्ज ना आएगा आउटर सरफेस। अच्छा अब सुन, अब एक बात, मान लो मेरे पास दो कंडक्टर थे, एक परफेक्ट स्फीयर था और एक कैसा था? रैंडम, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर। मैंने दोनों को चार्ज दिया, ठीक, मैंने क्या करा? दोनों को चार्ज दिया, ठीक। अब अगर दोनों को चार्ज होगा तो स्फेरिकल पे कैसे आता है चार्ज? स्फेरिकल पे कैसे आता है? इसमें कोई समस्या किसी को? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? स्फेरिकल पे कैसे है? यूनिफॉर्म, ठीक, समझ में है? और वहीं यहाँ पर कैसे आएगा? नॉन यूनिफॉर्म। अब समझें, वो हिस्सा जिसमें शार्प टर्न है, वो हिस्सा जिसमें शार्प टर्न है, चार्जेस हमेशा कहाँ होंगे? वहाँ पे ज़्यादा। और वो हिस्सा जो उतना शार्प नहीं है, वहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी? तो यहाँ पे भयंकर शार्प, तो यहाँ पे चार्जेस क्या हैं? ज़्यादा, ठीक। यानी कि वो जब हमने सिंपल कंडक्टर को चार्ज दिया तो हमने ये पाया कि वहाँ पर जो भी शार्प एजेस थे या जो शार्प टर्न वाले पॉइंट थे, वहाँ पे चार्जेस हमेशा क्या इकट्ठे हो रहे थे?
ज़्यादा। इसीलिए आप कभी देखेंगे कि ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनमें कोई शार्प टर्न पाया नहीं, जनरली गोल, जनरली क्या होती हैं, गोल होती हैं। शार्प टर्न वाली डिवाइसेस उतनी अच्छी मानी नहीं जाती। ठीक, समझ में क्यों नहीं मानी जाती? अब लॉजिकली है, यहाँ पे मान लिया चार्ज क्या हो गया ज़्यादा, मान लिया यहाँ चार्ज क्या हो गया ज़्यादा, अपना आंसर। ठीक, समझ में आया? अब क्या है कि भाई इसके पेट की कैपेसिटी है, अगर ये इससे ज़्यादा खा ले, ठीक है, समझ में आया, तो पेट क्या हो जाएगा, खराब, है ना आंसर? ठीक है, जैसे हमारे शादी में गया था, वहाँ मैंने 2 किलो मुर्गा खा लिया प्रॉपर। ठीक, तो जब आप एक लिमिट से ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो अपने आप पेट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। कितने नॉनवेज खाते हैं, है ना? ठीक, क्या मुर्गा, मछली, क्रैब, सांप, चमगादड़, ठीक है, इसका सामान पैक करो, चाइना भेज दो। तो एक चीज समझे ध्यान से, तो मैं क्या कहूँगा कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है यानी सिग्मा, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है यानी सिग्मा, अब सोचो ध्यान से, वो हिस्सा जिसमें बड़ा टर्न है उसका रेडियस ज्यादा है। अरे तो क्लियर है ना, बड़ा टर्न है तो रेडियस ज्यादा है, छोटा टर्न है तो रेडियस कम है। तो सिग्मा जो है रेडियस बढ़ाने पे बढ़ेगा या रेडियस बढ़ाने पे घटेगा? घटेगा। रेडियस बढ़ाने पे सिग्मा क्या है, घट रहा है। तो हमेशा याद रखें, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, समझ में आई बात? अब सुनो ध्यान से, लिखो नहीं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे प्लग लगा हुआ, अगर मैं इस प्लग का तार किसी तरह लूज कर दूँ और इसको हिलाऊं तो क्या होगा, स्पार्किंग। अरे क्या होगी, स्पार्किंग। स्पार्किंग क्यों होगी? क्योंकि लॉजिकली सुनना भाई, जैसे ही तुमने इसको हिलाया तो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, कम। चार्ज तो उतने ही आ रहे थे जितने पहले थे। तो जब एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज किसी एरिया पे आता है तो चार्ज क्या हो जाता है, लीक कर जाता है। और इसके लिए एक बहुत फेमस का नाम है, दैट इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, समझ में? हाँ सच में इसको क्या कहते हैं, कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। ठीक है, समझ में? जब भी कभी ये जो स्पार्किंग होती है, ठीक है, वैसे भी जो वायरस है जानते हैं कि अगर आपने स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा हो कोविड-19 वाले वायरस का, तो आप देखेंगे कि उसमें जो है सन का जो कोरोना होता है वैसा ही इस वायरस का स्ट्रक्चर है। अरे ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? अगर आप थोड़ा बहुत कुछ कॉपी किताब अखबार न्यूज़ देखते हैं तो जो कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर सन के कोरोना की तरह, इसीलिए इसका नाम कोरोना है। ठीक है, समझ में? चलो छोड़ जाए तो भूल जाओ। ठीक, बस ये याद रखना कि जब भी कभी शार्प वजह से चार्जेस लीक करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। ठीक, ये वो वाला कोरोना नहीं है जिसकी वजह से आप लोग मजे करने चलते हैं। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। क्या बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई, कोई दिक्कत? ठीक, तो अब सुनो ध्यान से, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा एक न्यूट्रल कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होता है, समझ में आया? हमने ये देखा कि एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज दें तो क्या होता है। ठीक, समझ में आया? लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कंडक्टर को तुम चार्ज भी दो और साथ में एक्सटर्नल फील्ड में भी रखो। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कंडक्टर को चार्ज भी दो और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखो। ठीक, समझ में? तो हम देखने जाते हैं क्या होता है जब आप एक चार्ज कंडक्टर को, कैसे चार्ज कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। बिहेवियर ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में ही कंटिन्यूड है, कोई अलग सा टॉपिक नहीं है। ठीक है, बिहेवियर ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी है, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक प्रेशर वगैरह पढ़ना है आज। ठीक, जिससे कल से क्वेश्चंस कर सकें। ठीक, चलो अब इधर देखो, इधर देखो, बोर्ड में चलो। जैसे मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है,
ठीक, समझ में? स्फेरिकल कंडक्टर मान लेते हैं, ठीक, थोड़ा सा इजी हो सकता है। एक बात बताओ, मैं इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल रहा हूँ, आगे ना। अरे किसी चीज को पॉजिटिव चार्ज दिया मतलब उससे क्या बाहर निकाले, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले। किसी चीज को नेगेटिव चार्ज दिया मतलब क्या करा, उसको इलेक्ट्रॉन्स दिए। ये क्लियर है ना? ठीक, बिल्कुल ऐसा क्यों? किसी चीज को पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब है उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाला है, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और सब्सटेंस पहले से क्या है, न्यूट्रल है। सब्सटेंस पहले से क्या है, न्यूट्रल। ठीक, चलो, तो जैसे मान लो क्या हो कि इस कंडक्टर पे पहले से पॉजिटिव चार्ज था Q, ठीक, समझ में? पहले से कैसा रहा था, पॉजिटिव चार्ज था। तो अगर ये स्फेरिकल कंडक्टर है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, इस तरीके से मान लिया यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैं क्या करूँ, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, बाहर से क्या कर दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ। बताओ क्या होना चाहिए लॉजिकली? तुम खुद सोचो, जब तुम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, ठीक, तो आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे बात हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं। ठीक, बस अंदर इतना है कि भाई पॉजिटिव चार्ज है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है और पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। ठीक, तो अब होगा क्या, सुन, क्या इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने लगेंगे और तब तक दौड़ेंगे जब तक अंदर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। तो लॉजिकली सोचो, इस इलाके में नेगेटिव चार्ज आएगा और इस इलाके में पॉजिटिव चार्ज। अभी क्या है, अगर ये न्यूट्रल रखा होगा तो इधर और इधर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट क्या है, सेम। पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट क्या है, सेम। लेकिन जैसे तुमने बाहर से फील्ड लगाई तो इधर कौन आने लगे, इलेक्ट्रॉन्स आने लगे। तो क्या यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और क्या यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, है ना? टोटल चार्ज उतना ही रहेगा, टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। क्यों? बिकॉज चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्जेस उतने ही रहेंगे। लेकिन अब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदल जाएगा। यानी कि जो मैंने आपको पुरानी बातें बताई हैं वो सिर्फ तब वैलिड है जब बाहर से कोई फील्ड ना लगाई गई हो। समझ में आई बात? अगर आप बाहर से फील्ड लगाते हैं तब चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। समझ में आई ये बात? अब ये समझ में आई तो अब अगर आप इस कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर का बिहेवियर कैसा हो जाएगा? भाई सिंपल सी बात है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा अमाउंट में, ठीक, समझ में? और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट क्या हो गया, कम। पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट क्या हो गया, कम। ऐसा भी हो सकता है भाई साहब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा हो कि ये पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, या फिर यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए। ऐसा ही होगा इस तरफ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि इस हिस्से में जो पॉजिटिव चार्ज पहले था अब वो पहले से क्या हो जाएगा, कम। ऐसा हो सकता है कम होते होते जीरो हो जाए, या फिर वहाँ पे कैसा चार्ज दिखाई देने लगे, नेगेटिव चार्ज दिखाई देने। समझ में आई बात? यानी कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर किसी चार्ज कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक, समझ में? हाँ, लेकिन एक बात अभी भी वैलिड है कि उसके अंदर अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो रहेगी। समझ में? लिख लो अपनी लैंग्वेज में। If a charge conductor is placed in an electric field, if a charge conductor is placed in an electric field, then charge distribution changes. Then charge distribution on the surface of conductor changes. Then charge distribution on the surface of conductor changes. ठीक, समझ में? Then charge distribution on the surface of conductor changes. समझ में? कंडक्टर की सरफेस पे
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। समझ में? देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर चेंजेस। ठीक, अच्छा किस तरीके से बदलता है? सच दैट अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी क्या रहे, जीरो, लेकिन सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर still remains zero। ऐसा मत लिखना इक्वल टू IQ, है ना? still remains zero। चलो ठीक है, समझ में? ठीक, अब हम निकालने जा रहे हैं, सुनना ध्यान से। ठीक, किसी कंडक्टर के सरफेस के पास में, किसी कंडक्टर के सरफेस के पास में, बिल्कुल पास में। ठीक, समझ में आया? मतलब जो दूरी है, ठीक है, सरफेस से उस पॉइंट की, वो समझ जाओ एंगस्ट्रॉम में है, नैनोमीटर्स में, बहुत थोड़ी। ठीक, समझ में? किसी कंडक्टर के सरफेस के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? किसी कंडक्टर के सरफेस के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक, समझ में? हेडिंग डाल दें, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ अ गिवन कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आएंगी, ध्यान से देखेंगे लोग। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ अ गिवन कंडक्टर। तो मान लो मेरे पास है ऐसे बढ़िया सा सुंदर सा कंडक्टर का। ठीक, समझ में आया? अच्छा, इसके सरफेस से मान लिया चार्ज, इसके सरफेस से मान लिया क्या है, चार्ज। कोई अंदर तो चार्ज हो ही नहीं सकता। ठीक, समझ में आया? सॉलिड हो तो कुछ भी हो सकता है। ठीक, समझ में? और वैसे भी इसके हॉलो होने का या सॉलिड होने का कोई खास मतलब नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्यों? क्योंकि अंदर तो ना चार्ज है और ना फील्ड है। ठीक, समझ में? तो देखो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक, हम निकालना चाहते हैं बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक बात बताओ, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तो क्या चाहिए होगा? रो सिग्मा लैम्डा। अरे क्या चाहिए होगा? सिग्मा। क्यों? क्योंकि सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस पे। ठीक, समझ में? अच्छा, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म शेप है इसकी, तो सिग्मा क्या हर जगह सेम होगी या अलग अलग होगी? तो यहाँ सिग्मा कुछ और होगा, यहाँ सिग्मा कुछ और होगा, यहाँ सिग्मा कुछ और। ठीक, समझ में? तो सोचो, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है ना कि अलग अलग जगह पे सिग्मा अलग अलग है। ठीक, तो इसका मतलब ये कि अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, अलग अलग आएगी। ये बात समझ में आएगी? अबे ये बात समझ में आई? ठीक, मतलब क्या है कि भाई वहां पे जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ इस रीजन में, तो मेरे लिए इस रीजन का सिग्मा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ कहीं निकालना चाहता हूँ तो मेरे लिए इस रीजन का सिग्मा इंपॉर्टेंट है। यहाँ कहीं निकालना चाहता हूँ तो मेरे लिए इस रीजन का सिग्मा इंपॉर्टेंट है ना? यानी कि जो भी सिग्मा लोकल है, जो भी सिग्मा लोकल है, वही मेरे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। समझ में? अरे समझ में नहीं आया? ठीक, अच्छा सिग्मा लोकल का मतलब खराब है सिग्मा, क्या कहते हैं ना, लोकल सिग्मा। ठीक, सिग्मा लोकल का मतलब अरे भाई जहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका घर पे जाके ये मत समझना सिग्मा लोकल मतलब सिग्मा खराब है। एक सिग्मा लोकल का मतलब जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उस जगह पर सिग्मा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो मान लो मैं इस कंडक्टिंग सरफेस के बहुत पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता था। ठीक, तो क्या करूँगा? क्या करूँगा? गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। क्या करूँगा? गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। तो एक बढ़िया मस्त सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने बनाया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक, समझ में आया? एक बढ़िया मस्त, और ये भाई साहब ठीक समझ में आया? क्योंकि मैं बहुत पास में हूँ, क्योंकि मैं बहुत पास में हूँ, तो ये जो एरिया होगा मेरा, ये वाला, ये एरिया क्या होगा? बहुत छोटा। ये एरिया क्या होगा? बहुत छोटा। तो फ्लक्स के लिए मैं इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA लिखूं या फिर E dA लिखूं तो काम चलेगा? क्या लिखें बताओ? अरे अगर फ्लक्स लिखना हो तो ये लिखूं या ये लिखने पे काम चल जाएगा?
ऊपर वाला लिखूं या नीचे वाला लिख करके काम चलाया जा सकता है? नीचे वाला। अरे कारण क्या, क्योंकि एरिया बहुत छोटा है, तो अगर मेरे को फ्लक्स का इक्वेशन लिखना हो तो मैं सीधा सीधा ये लिख के काम चला सकता। अबे यार यस सर, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये एरिया बहुत छोटा है भाई, हम कंडक्टर के सरफेस के बहुत पास में है, तो बहुत पास में, तो जो मैं गॉसियन सिलेंडर डालूंगा उसका एरिया क्या होगा? बहुत छोटा। क्या है बात समझ में आई? ठीक, चलो ठीक, समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ठीक, समझ में आया? तो जो हमारा टोटल फ्लक्स है क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी है, उसको मैं सीधा सीधा E डॉट डी लिखूंगा आगे चल के। ठीक, समझ में? तो अब लॉजिकली सुनना, क्या यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ऐसे परपेंडिकुलर टू सरफेस है? हाँ, कंडक्टर के सरफेस के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। अरे क्या ये समझ में? अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से है या बाहर वाले चार्ज की वजह से, या दोनों की वजह से? दोनों। अरे दोनों की वजह से है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाई है ये इस बाहर वाले चार्ज की वजह से भी है और अंदर वाले चार्ज की वजह से भी है। समझ में आया? लॉजिकली बात समझ में आ रही है ना? कि यहाँ पर इस पैच पर मैं जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने वाला हूँ वो अंदर वाले चार्ज की वजह से भी है और बाहर वाले चार्ज की वजह से भी है। ठीक, लेकिन जो फ्लक्स है सिर्फ किसकी वजह से है? अंदर वाले के। मैं कई बार बोलता हूँ E डॉट डी जब आप लिखते हैं Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E में कौन सा E? नेट E, अंदर वाला भी और बाहर वाला भी। लेकिन जो Q इनक्लोज है वो सिर्फ कौन सा है? अंदर वाला। ठीक, चलो ये समझ में आ गया? ठीक, समझ में आया? तो अब ये जो गॉसियन सरफेस है इसके दो हिस्से हैं, एक कौन सा जल्दी? फ्लैट। अरे ये फ्लैट, ये वाला फ्लैट और ये वाला फ्लैट। और दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? ठीक, समझ में आया? अरे समझ में आया? ठीक, अच्छा कर्व के लिए तो आपको दिख रहा होगा फ्लक्स 0 है। अरे कर्व सरफेस ये, एरिया वेक्टर ये है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? परपेंडिकुलर। तो कर्व के लिए फ्लक्स तो सीधा सीधा क्या आ रहा है? 0। फ्लैट में क्या दो हिस्से हैं, एक अंदर वाला, एक अंदर वाली सरफेस और एक बाहर वाली, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। समझ में? ठीक, अब यार ठीक, समझ में? E डॉट डी में दो हिस्से हुए, कर्व और फ्लैट, और फ्लैट के भी दो हुए, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। ठीक, समझ में? अगर आप अंदर वाली की बात करें, किसकी बात करें? अंदर वाली सरफेस अंदर वाली सरफेस की बात करें, क्या हो गया? समझ में? अंदर वाली सरफेस की बात करें, ठीक है, समझ में? तो अगर आप अंदर वाले की बात करेंगे तो यहाँ पर E कितना है? 0। तो सीधा सीधा इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 0। और बाहर वाले का कितना? E डॉट डी है, E डॉट डी है। इस E में याद रखें इस वाले चार्ज का भी E है और ये वाले चार्ज का भी E है, हाँ कि ना? ठीक, इनको जब जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा? Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन, Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन। ठीक, समझ में आया? यानी कि E डॉट डी इज इक्वल टू Q इनक्लोज। Q इनक्लोज क्या लिखेंगे? जो भी यहाँ पे सिग्मा है, कौन सा सिग्मा? लोकल, मल्टीप्लाइड बाई ये वाला एरिया यानी कितना? ये, मल्टीप्लाइड बाई ये वाला एरिया यानी कितना? ये, यानी कि सिग्मा इनटू में डी बाई एप्सिलॉन नॉट, डी यानी डी को तो E क्या है? सिग्मा। कौन सा सिग्मा? लोकल सिग्मा। कौन सा सिग्मा? लोकल। बाई में क्या? एप्सिलॉन नॉट। एक बार छाप लें फिर कुछ और बातें बताता हूँ। याद रखें मैं कंडक्टर सरफेस के बिल्कुल पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, बिल्कुल पास में। ठीक, समझ में? बिल्कुल पास में निकाल रहा हूँ, इससे मेरा मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? परपेंडिकुलर। यहाँ की मान निकाल रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे हैं? परपेंडिकुलर। ठीक, पूरी कहानी बिल्कुल ढंग से लिखी है अपनी कॉपी में। मेरा ही फोन कर सकता है पिछले साल। समझ में नहीं है? अरे ये समझ में आ गया। ठीक, चलो तो अब हम जो भी बोला है इसको सीधा सीधा जनरलाइज कर लेते हैं, जो आपको याद रखना है। अच्छा, ये कैसे निकाला है ना भी आपको तो काम चलेगा, बस आपको पता होना चाहिए कि किसी कंडक्टर के सरफेस के, किसी कंडक्टर के सरफेस के, मान लिया मेरे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक, समझ में आया? तो इस कंडक्टर के सरफेस के आसपास, इस कंडक्टर के सरफेस के आसपास कैसे बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। समझ में? ये मान लिया कंडक्टिंग सरफेस है, ठीक, समझ में? तो मान लिया यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहाँ पे सिग्मा मान लिया सिग्मा 1 है, ठीक, यहाँ पे सिग्मा मान लिया कितना है? सिग्मा 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा? सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन। यहाँ मान लिया सिग्मा 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा? सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन। समझ में आया नहीं आया? परपेंडिकुलर। यहाँ मान लिया सिग्मा 3 है, ठीक, समझ में? तो अगर सिग्मा 3 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? सिग्मा 3 बाई में एप्सिलॉन। सिग्मा लोकल बाई एप्सिलॉन नॉट लिखना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, याद, ठीक। अरे ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ठीक, चलो अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक, समझ में? अब हुआ क्या? मैंने कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज दे दिया, मैंने कंडक्टर के सरफेस पे क्या दे दिया? चार्ज दे दिया, ठीक, समझ में? तुम लॉजिकली बात करो तो बिल्कुल इस पॉइंट के ठीक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। ठीक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0, है ना? क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर दे रही होंगी? कैंसिल, ठीक, क्या कर दे रही होंगी? हाँ कि ना? लेकिन तुम एक लॉजिकली एक बात सुनना, जैसे मान लो क्या है, चार्जेस हैं, क्या है? चार्जेस हैं, तो गारंटीड है इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही 0 है, लेकिन एक दूसरे पर तो फोर्स लगा रहे होंगे। अरे नेट फोर्स भले ही 0 है, लेकिन एक दूसरे पे फोर्स तो लग रहा होगा ना। जैसे मान लो ये है विजय, इसका एक कान इधर खींचूं, एक कान इधर खींचूं, 100 न्यूटन का फोर्स इधर, 100 न्यूटन का फोर्स इधर, नेट फोर्स कितना? 0। लेकिन क्या ये चिल्लाएगा नहीं? अगर वो तो क्यों चिल्ला रहा है? नेट फोर्स तो 0 है। तो ये गलत बात है ना? क्यों? क्योंकि भले ही फोर्स 0 है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रेशर तो आ रहा है। अरे क्या ये बात फील हो रही है कि नहीं फील हो रही है? तो ऐसे सोचो, अंदर की तरफ फील्ड भले ही 0 है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रेशर तो आ रहा होगा ना। ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करने में तो जो सरफेस होगा वो क्या होगा? खींचना शुरू हो जाएगा। अबे समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है लॉजिकली? कि मान लो क्या हो कि भाई सरफेस है, मैंने चार्ज किया, तो भले ही वहाँ पे अंदर की तरफ फील्ड 0 है, ठीक है, समझ में, लेकिन रिपल्शन की वजह से वो सरफेस खींच तो रहा है, खींच रहा है, मतलब वहाँ पे क्या है? प्रेशर है। अगर आपको याद हो तो एक सवाल मैंने शायद कराया होगा कि एक कोई गोल सी चीज़ हो, उसको मैं घुमा दूँ वेव में, याद है स्ट्रिंग का ये वाला ऐसा ऐसा गोल होता था। वेव प्रोपेगेशन में वेव की स्थिति टेंशन ऐसे डेवलप होता था, तो हमने टेंशन पर यूनिट लेंथ डिफाइन किया था और यहाँ से वेलोसिटी ऑफ वेव निकाली थी √T/μ। यस सर। अब कैसे
फ्यूचर में तुम जैसे डॉक्टर या इंजीनियर बनो, अरे ये बता रखा है सही, याद है टी के 2 कंपोनेंट ऐसे कैंसिल आउट होते थे और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ ऐड हो जाता था, कुछ पढ़ाया था पिछले जन्म में 4 महीने पहले जब वेट पढ़ रहे थे। तो कोई बात नहीं, बस ये समझ लो कि अगर मैं क्या करूँ, एक धागे को खींचूं दोनों तरफ से, तो भले ही उसके अंदर टोटल फोर्स 0 है, लेकिन टेंशन तो पैदा होगा ना, खिंचाव तो पैदा होगा। ठीक, समझ में? तो मामला अगर पूरा ऐसे 3D में हो, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, ठीक, तो वहाँ पर हम टेंशन पर यूनिट लेंथ की जगह क्या बोल देंगे? प्रेशर। क्या बोल देंगे? ठीक। होता है कि अगर ये प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा आ जाए, भाई बॉडी की तो एक कैपेसिटी है कि ये बॉडी इतना प्रेशर झेल सकती है, अगर मैं उससे ज़्यादा का प्रेशर दे दूँ तो ये एक्सप्लोड कर जाएगी। क्या कर जाएगी? एक्सप्लोड कर जाएगी। ठीक, समझ में? तो मुझे कई बार प्रेशर कैलकुलेट करना होता है कि इसके ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है, और इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। समझ में? अरे आया नहीं आया? यस सर। ठीक, समझ में? तो हेडिंग डाल दें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक, समझ में? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक, अच्छा वो सवाल होमवर्क दिया था आपको मैंने, इनफाइनाइट प्लेट रखी थी, कुछ हुआ उस सवाल का? हाँ हुआ? कितना आंसर आया? क्या निकाला था, क्या किया था हम लोगों के क्लास में? अरे सीधा सीधा आंसर बताते हैं। क्या आंसर आता है? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, आंसर कितना आया? अरे एक सवाल दिया था आपको, इसका आंसर कितना आया था? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। हाँ 6 था तो गलत निकाला आपने। क्यों, क्या बनाया था वहाँ पे आपने? क्यूबॉइड बनाया था? हाँ, हेक्सागन क्यों बनेगा? चलो कोई नहीं, देखेंगे, चलो कोई नहीं, अगली बार अच्छा सुनिए ध्यान से। अरे इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है समझ में आ रहा है? यस इलेक्ट्रिक सर। प्रेशर समझ में आ रहा है कि हाँ, कि भाई जब आप चार्ज देंगे तो सब खींचा हो जाएगा। और क्योंकि देखो ध्यान से क्यों कर रहा हूँ, सुनना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अंदर है कि ऐसे मान नीट में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एक ऐसे गोला है, वो गोले पे चार्ज दे देंगे, ठीक। अब आपसे पूछ लेंगे कि इस गोले को, ध्यान से सुनना, इस गोले को ऐसे जोड़ के रखने के लिए बाहर से कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन आ रखा है कि सामने, ठीक है, समझ में? ठीक, इस गोले के 2 हिस्सों को आपस में जोड़ के रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ठीक, समझ में? तो अगर आपको अब नीट में सवाल है तो ये सिंपल है, आधा आधा गोला है, ठीक, समझ में आई बात? ठीक, अगर यही सवाल जेई में आएगा तो बस थोड़ा सा टफ हो जाएगा। टफ का मतलब ये है कि गोले का ये बड़ा हिस्सा इस छोटे हिस्से में कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है, समझ में? अब आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि बड़ा छोटे पे कितना फोर्स लगाएगा, या ये पूछ सकते हैं दोनों को जोड़ के रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। बात एक ही है, ठीक। आप तभी कर पाएंगे इस तरह के सवाल जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का कंसेप्ट पता हो। अगर पता नहीं है तो आप पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लें, ये सवाल में से ठीक, समझ में? तो इसको पढ़ाने के पीछे लॉजिक यही है कि आप ये वाले सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकें। बच्चे पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेते हैं, ठीक है, समझ में? और उनको ये सवाल उनसे पूछना नहीं है, फंस जाएंगे। इवन इसका क्या पता रटा रटा आंसर पता भी यहाँ पे मर जाए, ठीक, समझ में? इसीलिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ाना है जिससे आप इस तरह के सवाल कर सकें, हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक, समझ में? तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। आज के लिए बस यहाँ